आइए आज हम लोग आगे स्टडी करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको बताया था जिसमें दो ध्रुव हों। तो एक कोई 2l दूरी पर आवेश रखे गए हैं दो, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो एक प्लस ध्रुव है एक माइनस ध्रुव है, इसीलिए इसको द्विध्रुव बोलेंगे। तो कह रहा है कि जैसा कि हम पहले अध्याय में जान ही चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों q तथा माइनस q से मिलकर बनता है तथा इन आवेशों के बीच लघु पृथक्कन 2a होता है, यानी उनके बीच की दूरी 2a है। कहीं पर 2a है, कहीं पर 2l लिखा जाता है। इसका कुल आवेश शून्य होता है। जैसी बात है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तथा यह द्विध्रुव सदिश P जिसका परिमाण q इंटू 2a तथा दिशा माइनस q से q के अनुदिश होती है के अभिलाक्षणिक गुण द्वारा प्रकट किया जाता है। तो इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इसका जो P होता है यानी मोमेंटम जिसको बोलेंगे वो q इंटू 2a होता है और इसकी दिशा माइनस q से प्लस q के अनुदिश होती है। इसके पीछे वाले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। चित्र 2.5 अभी देखते हैं। हमने यह भी देखा कि किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव का स्थित सदिश R सहित विद्युत क्षेत्र मात्र R के परिमाण पर ही निर्भर नहीं करता वरन R तथा P के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो यह ध्यान देना है कि जो वेक्टर स्थित सदिश है, पोजीशन वेक्टर जिसको कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, ये सिर्फ बीच की दूरी यानी R पर ही निर्भर नहीं करता, या यूं कहें कि इसके परिमाण पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि R तथा P के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। कैसे करता है अभी पता चलेगा। कह रहा है साथ ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक दूरियों पर 1/r² के अनुसार नहीं घटती जो एकल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए प्ररूपी है, वरन 1/r³ के अनुसार घटती। ये भी हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के हिसाब से घटती है, जबकि द्विध्रुव के लिए यह 1/r³ के अनुसार घटती है। सारे फार्मूले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ हम किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण करेंगे तथा इसकी तुलना एक आवेश के कारण विभव से करेंगे। तो अब हम जो नीचे पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि द्विध्रुव के कारण कितना पोटेंशियल या विभव होता है उसको यहाँ पर व्यक्त करेंगे या उसकी गणना करेंगे, और बिंदु आवेश के कारण जो विभव है उससे तुलना करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द्विध्रुव के कारण विभव के परिकलन में सम्मिलित राशियाँ। तो द्विध्रुव के कारण जो विभव ज्ञात करना है उसमें जो जो भी राशियों की जरूरत पड़ेगी उनको यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी 2a है जैसा कि ये माना जाता है, और हमें पता है कि जो मोमेंटम है P ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। इसके पीछे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर P का तीर लगा दिया गया है। सदिश राशि है इसलिए कैपिटल से लिखा गया है। अब यहाँ पर कोई एक बिंदु P है, ये केंद्र बिंदु O है द्विध्रुव का, तो यहाँ से इसकी दूरी R है, और चूंकि ये हमारा द्विध्रुव सदिश राशि है और ये पोजीशन वेक्टर है एक तरह से, स्थित सदिश जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो स्थित को व्यक्त कर रहा है इसलिए कैपिटल R हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस क्यू वाले आवेश से इस P पॉइंट की दूरी R1 है और माइनस क्यू वाले आवेश से P पॉइंट की दूरी R2 है, और ये एंगल जो है P पॉइंट का प्लस क्यू आवेश की तरफ से वो थीटा है। ये 2a है पूरा, ये केंद्र बिंदु है, तो जाहिर सी बात है
कि इतनी दूरी ए हो जाएगी, इतनी दूरी ए हो जाएगी, दोनों मिला के 2a होंगे। तो अब देखते हैं जो हमें निकालना है उसके बारे में। तो कह रहा है कि पहले की ही भांति हम द्विध्रुव के केंद्र को मूल बिंदु रखते हैं, मूल बिंदु पर रखते हैं। अब हम यह जानते हैं कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करते हैं। पीछे हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है इसके पीछे वाले चैप्टर में। अध्यारोपण को इंग्लिश में सुपरपोजिशन बोलेंगे। चूंकि विभव विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है, स्थिर वैद्युत विभव भी अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। तो ये कह रहा है कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करते हैं और जो विद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वही वैद्युत एक तरह से विभव है, तो वैद्युत विभव भी अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। इस प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव आवेशों Q तथा -Q के कारण विभवों का योग होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम +Q से -Q दोनों के बीच विभव की बात करें अगर, तो विभव एक बिंदु आवेश के कारण V = 1/4πε0 Q/R होता है। अब इस बिंदु पर अगर हमें विद्युत विभव निकालना है तो R1 के कारण क्या होगा, इसको इस तरह समझते हैं। तो ये अगर बिंदु आवेश है तो हमें फार्मूला पता है, बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/ बीच की दूरी R1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये V1 मान लें, इसको V2 मान लें, तो इस पर -Q के कारण तो 1/4πε0 -Q/R2 हो जाएगा। ये विभव हो जाएगा V1 और V2 पर। अगर कुल विभव V निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, 1/4πε0 दोनों में कॉमन होगा, और ब्रैकेट में ये Q/R1 और ये माइनस का साइन है तो जुड़ेगा तो, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, तो Q/R2 हो जाएगा। यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा गया है, V = 1/4πε0 Q/R1 - Q/R2। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ R1 तथा R2 बिंदु P की क्रमशः Q तथा -Q से दूरियां हैं, जैसा अभी हमने चित्र में आपको बताया। अतः ज्यामिति द्वारा R1 कितना हो जाएगा। अब ज्यामिति द्वारा देखें कि R1 क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से हम लोग अगर ये कोण 90 डिग्री होता तो कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता था पाइथागोरस के हिसाब से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चूंकि ये कोण थीटा 90 से कम है तो घटाने वाला चिन्ह लगेगा, और ये कोण ये वाला 90 से ज़्यादा है तो जोड़ने वाला चिन्ह लगेगा। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में करते थे कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता था। तो यहाँ पर चूंकि थीटा 90 से कम है तो काश थीटा के टर्म में माइनस के साथ आएगा। जैसे हम लोग a² - b का होल स्क्वायर में a² + b² - 2ab करते थे, तो थीटा के साथ 2ab cos थीटा आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। तो ये एंगल हमारा कम है, तो अगर इसको निकालेंगे तो R1² = R² + a² - 2ar, जो ये दोनों है 2ar cos थीटा। ये देखिए 90 से ज़्यादा है तो +2ar cos थीटा आया है R2 निकालने पे। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए, अब हम R को A की तुलना में अत्यधिक बड़ा मानते हैं। अब देखिए, ये जो द्विध्रुव बनाया गया है इसमें A जो है इस R की तुलना में बहुत कम है, बहुत ही छोटा है R की तुलना में। तो अब क्या करेंगे कि
r ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा a की तुलना में, तो केवल a बाई आर के प्रथम कोटि के पदों को ही सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो इस पे 1 बचेगा, तो 1 माइनस अब ये पूरा है 2a cos थीटा बाई आर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा लगभग आ जाएगा। ये देखिए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में इतना बचेगा, अगर आर स्क्वायर का इसमें गुणा कर दिया जाए तो फिर इतना आ जाएगा। ये देखिए हमने इसके अंदर गुणा करके दिखा दिया आपको, तो गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा 2a आर स्क्वायर cos थीटा अपान आर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर का गुणा होगा अपान आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर का आर इससे आर से कटा तो एक आर बचा, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 2a आर cos थीटा प्लस a स्क्वायर। वही चीज़ देखिए लिखिए आर स्क्वायर माइनस 2a आर cos थीटा प्लस a स्क्वायर तो प्लस a स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इतना ब्रैकेट में बचेगा। तो ये लगभग हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपान आर, क्योंकि a स्क्वायर अपान आर स्क्वायर में ये r हमारा बहुत ज़्यादा है a से, तो कोई चीज़ नीचे बहुत ज़्यादा होगी तो ये आंसर ऊपर वाला बहुत कम होगा, नीचे वाला बहुत ज़्यादा, उसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये जितना कम होगा पॉइंट में उसका स्क्वायर करेंगे तो और कम आएगा, जितना बड़ा होगा तो स्क्वायर में और ज़्यादा आएगा, तो ये मान लगभग बहुत कम आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं रखा गया, केवल इतना रखा गया। तो आर स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपान आर। इसी प्रकार से हमारा ये वाला भी हो जाएगा r2 स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा अपान आर। तो द्विपद समीकरण उपयोग करके a अपान आर के प्रथम कोटि के पदों को सम्मिलित करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान r1 इक्वल लगभग बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखा जा रहा है, ये चीज़ को, ये r1 स्क्वायर इतना आया है लगभग, तो इसको लिखते हैं, तो 1 अपान r1 कर दिया, स्क्वायर देखिए हटाया गया, तो ये हो गया, इसमें भी स्क्वायर हटाएंगे 1 अपान r 1 माइनस 2a cos थीटा अपान r, और जो स्क्वायर हटाया गया तो नीचे स्क्वायर है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, और नीचे स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो स्क्वायर है तो 2 है तो 1 अपान 2 हो जाएगा, 2 है तो 1 अपान 2, तो देखिए 2 था तो 1 अपान 2 हो गया, नीचे से ऊपर गया तो माइनस लग गया। तो ये द्विपद समीकरण के हिसाब से तो ये लगभग हो जाएगा 1 अपान आर, इतना जो है ये हो जाएगा 1 अपान आर ब्रैकेट में 1 प्लस a बाई आर cos थीटा, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, तो a बाई आर cos थीटा हो गया। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने लिखा है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से ये हो गया, इसी प्रकार से 1 अपान r2 भी ऐसे हो जाएगा 1 अपान r 1 माइनस a बाई आर cos थीटा। यहाँ पर देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस को प्लस को माइनस कर देगा, और 1 अपान 2 में 2 कट जाएगा, तो माइनस a बाई आर cos थीटा हो जाएगा। समीकरणों 2.9 तथा 2.13 तथा p इक्वल टू 2qa का उपयोग करने पर, तो p की जगह 2qa रख देंगे, क्योंकि जो p है हमारा मोमेंटम, जो डाइपोल मोमेंट है, वो हमारा आवेश गुणे बीच की दूरी होता है, तो आवेश q गुणे बीच की दूरी 2a है, तो p इक्वल टू 2qa हो जाएगा। तो ये हमारा 1 अपान r इतना आ गया, r1 r2 की वैल्यू जो निकाली गई। तो समीकरणों 2.9 तथा 2.13 इसके ऊपर जो है, और ये 13 जो आया है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा v इक्वल टू q अपान 4πε0 2a cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये देखिए 2.9 समीकरण है, तो इसी में वैल्यू रख देंगे r1 और r2 की। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखी गई r1 और r2 की, तो r1 और r2 की वैल्यू रखेंगे तो 1 1 कट जाएगा, ये
ये नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, ऊपर ए 2a हो जाएगा, तो 2a cos थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया p cos थीटा अपान 4π/0 आर स्क्वायर, v की वैल्यू आ गई। और ये q इंटू 2a की जगह p उठा करके रख दिया यहाँ पर, तो ये देखिए इतना वैल्यू आ गई। अब p cos थीटा इक्वल टू p डॉट आर कैप। अब ये चूंकि डाइपोल मोमेंट है और कोण थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं p cos थीटा इक्वल टू p डॉट आर कैप। ये देखिए उसी प्रकार से लिखा गया है जैसा हम सदिश में पढ़ते थे कि a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, ये लिखा जाता था। सदिश वाला चैप्टर वेक्टर वाला पढ़िए तो उसमें आ जाएगा। तो अब ये चूंकि ये तो हमारे पास एकांक सदिश है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल p बचा, तो a डॉट b इक्वल टू ए बी cos थीटा। अगर इसमें से एक की वैल्यू 1 हो जाए तो a cos थीटा ही तो बचेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर p डॉट आर कैप ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो p डॉट आर कैप इक्वल टू p cos थीटा होगा, जैसे a डॉट b इक्वल टू ए बी cos थीटा है। तो इसको आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि यहाँ आर कैप स्थित सदिश OP के अनुदिश एकांक सदिश है, OP के अनुदिश। ये जो हमने फिगर बनाया है OP के अनुदिश आर कैप हमारा एकांक सदिश होगा। तो ये हमारा आ जाएगा, तब किसी द्विध्रुव का वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4π/0 p डॉट आर कैप अपान आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। जो ये p cos थीटा इसकी जगह p डॉट आर कैप रख दिया जाएगा। तो ये हमारा आ गया p डॉट आर कैप अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि ये वैल्यू तब है जब r बहुत ज़्यादा है a से, क्योंकि आगे हम लोगों ने a को बहुत छोटा माना था, तब ये इतने भाग को हम लोगों ने नकार दिया था, केवल इतना लिखा था। देखिए इसलिए हमेशा ये फार्मूला तभी सही होगा जब r की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसा कि संकेत दिया गया है समीकरण 2.15 केवल उन दूरियों के लिए दो द्विघ्व के आकार की तुलना में अत्यधिक बड़ी हैं जिनके कारण a बाई आर के उच्च कोटि के पदों की नगण्य मानकर उपेक्षा कर दी गई है ही सन्निकट सत्य है। a बाई आर की उपेक्षा देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किया है, ये वैल्यू a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नहीं रखा, केवल इतना रखा है। तो जिसमें उपेक्षा कर दी जाएगी यानी a की तुलना में r बहुत ज़्यादा होगा, तभी हमारा ये फार्मूला लगेगा। इस बात को ध्यान देना। इसीलिए कह रहा है कि उच्च कोटि के पदों की नगण्य मानकर उपेक्षा करती गई है, तो उसी के ही सन्निकट ये हमारा फार्मूला सत्य है। यानी a की वैल्यू r की वैल्यू a की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तभी ये फार्मूला लागू हुआ। समीकरण 2.15 से द्विध्रुव अक्ष थीटा इक्वल टू 0 कामा पाई पर विभव। अब देखिए थीटा एक तरफ अगर 0 होगा तो दूसरी तरफ 180 हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। ये देखिए पूरा एंगल एकदम सीधी रेखा वाला 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री को हम लोग पाई भी लिखते हैं। तो अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये बिंदु इसके सीधान में आ जाएगा। तो जब सीधान में आ जाएगा तो अगर इसके सापेक्ष देखा जाए माइनस क्यू के, तो ये एंगल हमारा देखिए एक के सापेक्ष 180 डिग्री होगा तो दूसरे के सापेक्ष 0 हो जाएगा। ये एंगल घटते घटते 0 हो जाएगा, तो क्यू के सापेक्ष ये 0 होगा और माइनस क्यू के सापेक्ष ये वाला एंगल जब ये पॉइंट इसके सिद्धांत में आ जाएगा तो पूरा 180 डिग्री हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, कह रहा है कि समीकरण 2.15 में द्विध्रुव अक्ष जब थीटा बराबर 0 या कामा पाई पर विभव v बराबर ±1/4πε0 p/r² हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, जब थीटा बराबर 0 या पाई होगा तब ये हमारा फार्मूला हो जाएगा v ±1/4πε0 p/r² हो जाएगा। धनात्मक चिन्ह थीटा बराबर 0 के लिए तथा ऋणात्मक चिन्ह थीटा बराबर पाई के लिए है। तो ध्यान दीजिए कि जब पाई वैल्यू होगी तो ऋण चिन्ह होगा, जब 0 वैल्यू होगी तो धन चिन्ह होगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों उसने लिखा है। निरक्षीय यानी विषुवत समतल पर थीटा बराबर π/2 में विभव 0 है। तो ध्यान दीजिए कि अगर निरक्षीय स्थिति होगी, निरक्षीय किसको कह रहे हैं, देखिए एक ये चीज है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर ये हमारे ये पोल हैं, अगर किसी के लिए, तो यहां पर देखिए अगर डाइपोल है तो मान लीजिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये प्लस माइनस एक अक्ष हो गई है, एक्सिस। तो जो यहाँ पर बिंदु होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु मान लें, तो इस बिंदु को एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। अक्षीय रेखा है तो अक्षीय बिंदु, ये निरक्षीय बिंदु हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि धनात्मक चिन्ह थीटा बराबर 0 के लिए तथा ऋणात्मक चिन्ह थीटा बराबर पाई के लिए है। तो धनात्मक चिन्ह थीटा बराबर 0 के लिए, ऋणात्मक चिन्ह थीटा बराबर पाई के लिए है। निरक्षीय यानी विषुवत, इसी को निरक्षीय कहें या इक्वेटोरियल या विषुवत रेखी भी कह सकते हैं। जो निरक्षीय होता है उसी को विषुवत रेखी या इक्वेटोरियल बोलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोण 90 डिग्री है, तो पाई बराबर 180 है, तो ये π/2 हो जाएगा, 180 का आधा। तो π/2 में विभव 0 है। यहाँ पर निरक्षीय रेखा में विभव क्या होगा, 0 होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि इससे भी दूरी बराबर होगी, इससे भी दूरी बराबर होगी। तो जब हम दोनों के लिए विभव निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे तो q/r माइनस q/r आएगा, क्योंकि दोनों की दूरी r होगी, तो ये घट के 0 हो जाएगा। इसीलिए निरक्षीय रेखा पर विभव 0 होगा। ये बिंदु यहाँ पर P आ जाए अगर यहाँ पर, तो r1 बराबर r2 हो जाएगा। तो दोनों में r1 बराबर r2 में से दोनों ये बराबर हो जाएंगे, तो घटाने पे 0 हो जाएगा। इसलिए निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव 0 होगा। क्यों होगा ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि किसी द्विध्रुव के वैद्युत विभव तथा एकल आवेश के वैद्युत विभव के तुलनात्मक महत्वपूर्ण लक्षण समीकरणों 2.8 तथा 2.15 से स्पष्ट है। तो विभव जो है द्विध्रुव के कारण और किसी एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव है उसकी तुलना की जा रही है। तो पहले दोनों के हम समीकरण लिख लेते हैं। तो v बराबर 1/4πε0 q/r, ये बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। अब द्विध्रुव के कारण v = ±1/4πε0 q/r²। देख लेते हैं इसको। p/r² है, गलत हो रहा है, ये p/r², p/r², ये डाइपोल के कारण है, डाइपोल के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण, ये डाइपोल के कारण यानी द्विध्रुव के कारण। अब दोनों की तुलना करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव केवल दूरी r पर ही निर्भर नहीं करता
वरन स्थित सदिश आर तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो आर तथा P के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो P की वैल्यू है, ये अभी हमने पढ़ा था कि P अपान ये एकांक सदिश वाला जो लिखा गया था P cos थीटा इक्वल टू P डॉट आर कैप। तो ये कोण, थीटा का मतलब कोण, तो कोण पर भी निर्भर है, सिर्फ दूरी पर ही निर्भर नहीं है, जैसा कि बिंदु आवेश में है। ये बिंदु आवेश वाले में देखिए केवल क्यू आर दूरी पर निर्भर है। तो वही कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव केवल दूरी आर पर ही निर्भर नहीं करता, वरन स्थित सदिश, जैसा अभी आर कैप ऊपर पढ़े हैं, आर तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। P cos थीटा इक्वल टू P डॉट आर कैप था, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा। तथापि यह P यानी डाइपोल मोमेंट के परितः अक्षतः सममित होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो सदिश स्थित सदिश है, पोजीशन वेक्टर, या P के परितः यानी जो डाइपोल मोमेंट है उसके अक्ष के परितः सममित होता है, मतलब सब जगह बराबर होता है। अतः यदि आप P के परितः स्थित सदिश R को कोण थीटा को नियत रखते हुए घूर्णन कराएं, तो बिंदु P के सदृश घूर्णन के फलस्वरूप बने शंकु पर बिंदुओं पर वही विभव होगा जो बिंदु P पर होगा। तो ध्यान दीजिए कि कहने का मतलब ये है कि ये जैसे डाइपोल मोमेंट है ये, तो इस P पॉइंट के ऐसे घूर्णन करा दिया जाए अगर, तो जो शंकु बनेगा कोण, भाई ये जैसे P है, ये P पॉइंट है, तो इसके परितः अगर इसको घूर्णन करा दिया जाए, इसको इस तरह देखिए कि ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसको मिला दिया गया, इसको मिला दिया गया। अब इसको घूर्णन कराएंगे तो ऐसे शंकु जैसे बनेगा ऐसे। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है इसके परितः जो है सब जगह डाइपोल मोमेंट बराबर होगा, ये कहने का मतलब है। तो वही कह रहा है कि P के परितः सब जगह जो है स्थित सदिश का मान सममित होता है, सिमेट्रिकल मतलब कम ज्यादा नहीं होता। अतः यदि आप P के परितः स्थित सदिश R को कोण थीटा को नियत रखते हुए घूर्णन कराएं, तो बिंदु P के सदृश घूर्णन के फलस्वरूप बने शंकु पर बिंदुओं पर वही विभव होगा जो बिंदु P पर है। तो P पर जो विभव होगा वो सब जगह होगा। तो देखिए P के परितः स्थित सदिश R को, ये थीटा को कांस्टेंट मानते हुए घूर्णन कराना है, तो जितना भी ये कोण बनेगा, शंकु रूपी आकार बनेगा, तो वहां पर सब जगह P की वैल्यू कांस्टेंट होगी। P की वैल्यू क्या, विभव कांस्टेंट होगा। तो अब देखिए, अब जब इसको घुमाएंगे तो यहां पर एक ये शंकु यहां से बन जाएगा, इस तरीके से तैयार होगा। तो ये जो बनेगा, तो ये जितना भी यहाँ P पॉइंट से लेकर के ये है शंकु, जैसे आइसक्रीम खाने वाला वो होता है कोण, वैसे बन जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु P से ये अगर एंगल को कांस्टेंट रखा जाए तो पूरे में विभव समान होगा, ये कहने का मतलब है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है अधिक दूरियों पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव 1/r स्क्वायर के अनुपात में घटता है। अगर दूरी ज्यादा हो, देखिए V 1/r स्क्वायर के समानुपाती है, तो इसी अनुपात में घटता है, ना कि 1/r के अनुपात में, जो कि एक एकल आवेश के कारण विभव का एक अभिलाक्षणिक गुण है।
तो अगर एक बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला क्या था, V = 1/4πε0 Q/r था। यहाँ पर P/r² है, तो यहाँ r² 1/r² के टर्म में घटेगा द्विध्रुव के लिए, और बिंदु आवेश के लिए 1/r के टर्म में घटेगा। तो वही बता रहा है। इसके लिए आप चित्र 2.4 में दर्शाए r व 1/r² तथा 1/r व r के बीच वक्रों का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्हें किसी अन्य संदर्भ में खींचा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2.4 फिगर है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो नीले रंग से है ये 1/r के हिसाब से है, और जो काले रंग से है ये 1/r² के टर्म है। हालांकि ये विभव और विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण है, उसके लिए खींचा गया है। तो इसीलिए वो खुद कह रहा है कि अन्य इसके उद्देश्य से जिसके लिए खींचा गया है, लेकिन चूंकि द्विध्रुव में भी 1/r² के हिसाब से परिवर्तन है और बिंदु आवेश में विभव के लिए 1/r है, तो कह रहा है इसी तरह उसमें भी होगा। तो देखिए चूंकि 1/r² है तो ये कर्व ज्यादा ढलान वाला है और 1/r वाला कम ढलान वाला है। देखिए ये ऊपर से चला गया, ये वाला नीचे से, यानी ये ज्यादा ढाल है। तो 1/r² में परिवर्तन ज्यादा होगा 1/r की तुलना में। अब आगे हमारा आ जाता है आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी बहुत सारे आवेशों तो उनके कारण विभव कैसे निकालेंगे। तो जैसे पहले चैप्टर में हम लोग विभव का समुच्चय होता था तो उसके कारण निकालते थे, बहुत सारे मल्टीपल चार्ज के कारण पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे चार्ज होंगे तो किस हिसाब से यहाँ पर निकाला जाएगा, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।